हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्कूल लाइफ की डिजिटल कक्षा में। देखिए, आज जो है अपन क्या करने वाले हैं, एक नया जो है मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो अपनी अब लगातार वीडियो होने वाली है, ये मॉडल पेपर सीरीज से संबंधित है। इसके अंदर अपन आपको कक्षा 10 का विज्ञान का मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व कराएंगे। इसके अंदर अपने पास दो मॉडल पेपर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा चलते हैं। पहला अपने पास जो है वो संजीव पासबुक के द्वारा चलता है और दूसरा जो होता है वो एक्सीलेंट के द्वारा चलता है। ठीक है, तो दोनों ही मॉडल पेपर का अपन यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो टोटल जो है अपन लगभग 20 मॉडल पेपर यहाँ पे देख लेंगे। और 20 मॉडल पेपर में से यदि मेरा दावा है, यदि आपने पूरे मॉडल पेपर आपने देखे हैं तो आपके 100 में से 100 नंबर पूरे पक्के हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, वीडियो के साथ लगातार बनिएगा और जो अपना ये मॉडल पेपर है इसका मजा लीजिएगा, समझिएगा इसको क्या है मॉडल पेपर और कैसे इसके आंसर आए हैं। ठीक है, आंसर मैं आपको सारे यहीं पे समझाऊंगा कि किस प्रकार से आंसर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल पेपर की शुरुआत। देखिए, इधर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन ने जो लिया है मॉडल पेपर वो लिया है एक्सीलेंट का। तो एक्सीलेंट की आपकी देखो ऐसी मॉडल पेपर की एक बुक आती है। ठीक है, ये एक्सीलेंट की गैस वर्क है। इसके अंदर आपको 10 से 12 मॉडल पेपर मिल जाएंगे और ये जो मॉडल पेपर है ये 2022 की परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो इसी मॉडल पेपर को अपन सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। देखिए, इसके अंदर जो पहला मॉडल पेपर आता है वो सॉल्व आता है। ठीक है, और जो दूसरा मॉडल पेपर है उसकी अपन यहाँ पे आज शुरुआत कर रहे हैं। तो आप ये जो है ला सकते हैं, वरना आप यहाँ से जो है सीधा, मैं यहाँ प्रश्न लिखा हुआ हूं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या प्रश्न है उनको देखिए। इधर सबसे पहले अपने पास जो सवाल आता है मॉडल पेपर सेकंड में से कि वृत्त, ये जो है ये बहुविकल्पी प्रश्न है। सबसे पहले तो समझ लीजिएगा ये बहुविकल्पी प्रश्न है, लेकिन इनके विकल्प मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। विकल्प क्यों नहीं लिखे हैं यहाँ पे, उसका भी रीजन है कि विकल्प लिखने से क्या हो जाता है, हमें आइडिया लग जाता है, लेकिन हमें वो आइडिया नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमें आइडिया लग जाता है तो हम क्या करते हैं, तुक्के लगाने लग जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, नहीं भी आता है तो तुक्के लगाते हैं। लेकिन जब आंसर हमारे पास होता ही नहीं है तो अपन दिमाग लगाते हैं और आंसर को खोजने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अपन यहां भी वैसा ही करेंगे। इनको अपन ने बहुविकल्पी ना करके और अति लघुत्रात्मक के रूप में ले लिया है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए, मानव वृक्क की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? मानव वृक्क की। कि मानव का जो वृक्क होता है, किडनी जो होती है, वो कौन से तंत्र का भाग है? क्या लिखा गया है यहाँ पे? कौन से तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब देखिए, अपन जब ह्यूमन सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, ह्यूमन सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपन देखते हैं एक आता है एक्सेक्टरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो मानव का जो वृक्क होता है ये किसका भाग है? तो यहां पर लिख सकते हैं ये है उत्सर्जन तंत्र का भाग। बात समझ में आ गई यहाँ पे आपको? किसका भाग है ये? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत? चले आगे। हाँ जी, देखिए इधर दूसरा आता है अपने पास सवाल कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्या लिखा है यहाँ पे? जाइलम। अब जाइलम जो है ये क्या है? जाइलम एक ऊतक है। जाइलम क्या है? एक ऊतक है जो कि किसके अंदर पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो जाइलम किस वजह से हमारे काम में आता है? प्लांट्स के जो है, देखिए जो जाइलम होता है ये क्या करता है, जो पानी होता है, पानी, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है, जल को नीचे से ऊपर लेके जाने के काम में आता है। तो अपन लिख सकते हैं जल के परिवहन में। किसके? जल के परिवहन में। बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत? चले आगे। आगे चलते हैं। तीसरा अपने पास जो सवाल आता है, क्या आता है? ये आता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, क्या लिखा हुआ है? सबसे बड़ा भाग। तो हमको पता है कि मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर जो है कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। मस्तिष्क के अपन 3 भाग देखते हैं। कौन कौन से देखते हैं? अग्र मस्तिष्क देखते हैं, मध्य मस्तिष्क देखते हैं और पश्च मस्तिष्क देखते हैं। अग्र मस्तिष्क की यदि बात करते हैं अपन तो उसके भी अपन 3 भाग देखते हैं। प्रेमस्तिष्क आ जाता है, थैलेमस आ जाता है और हाइपोथैलेमस आ जाता है। ठीक है, तो जो प्रेमस्तिष्क वाला भाग होता है, कौन सा लिखा मैंने यहाँ पे? प्रेमस्तिष्क। जो प्रेमस्तिष्क वाला भाग होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। कौन सा होता है? सबसे बड़ा भाग। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? प्रेमस्तिष्क। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, हाँ जी। आगे चलते हैं। चौथा सवाल अपने पास आता है। देखिए आंसर जो है यदि आपको आते हैं तो आप कमेंट के अंदर भी लिखिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? क्या बोला गया है? ये अपना जो है चैप्टर नंबर 7 जो आता है, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय, उससे संबंधित है। अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक मतलब जिसके ऊपर हमारी इच्छा नहीं होती है, अनैच्छिक क्रिया।
तो ऐसी कौन सी क्रिया है? अब देखिए इधर, अब ये जो प्रश्न है इसके अंदर बहुत सारी अनैच्छिक क्रिया हो सकती है। जैसे अपना हृदय जो है ये धड़कता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये अनैच्छिक क्रिया है। छींकते अपन, वो भी अनैच्छिक क्रिया है। पलकों का झपकना, वो भी अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, तो ये श्वासों का चलना, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया बहुत सारी। लेकिन आपसे यदि बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछा तो देखो इसमें क्या क्या आंसर दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। लिखना, क्या लिखना अनैच्छिक क्रिया है? क्या नहीं, लिखते हम हमारी इच्छा से, तो लिखना नहीं होगा। कूदना, ये भी नहीं होगा। थूकना, ये भी नहीं होगा। आगे बोलता है पलक झपकाना, बिल्कुल पलक जो है हम अपनी इच्छा से नहीं झपकाते हैं। यदि आप पलकों को झपकाओगे नहीं तो ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाएगी, झपकने लग जाएगी। तो निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? तो यहां पे आंसर क्या आने वाला है अपना, पलक झपकाना। ठीक है, पलक झपकाना। बात समझ में आ गई? तो पलक झपकाना क्या है? अपनी अनैच्छिक क्रिया है। बोलो कोई दिक्कत है? पलक झपकाना क्या अपनी अनैच्छिक क्रिया है। आगे आपसे सवाल पूछा गया है कि गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंस, ध्यान से पढ़ना। पहला है गोलीय दर्पण और दूसरा क्या है, गोलीय लेंस। अब देखना इधर, दर्पण की बात करते हैं तो अपन गोलीय दर्पण कैसा होता है, ये लो, ये अपना गोलीय दर्पण है। ठीक है, कौन सा वाला दर्पण है? ये अवतल दर्पण। और गोलीय लेंस की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, ये लो, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। और ये कौन सा दर्पण है, ये अपना जो है अवतल दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये अपना क्या है, उत्तल लेंस है, और ये क्या है अपना अवतल लेंस है। अब देखना इधर, आपसे क्या पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। कितनी है फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस किस प्रकार का है? आपसे पूछा गया है टाइप बताइए कि लेंस का प्रकार कौन सा है और दर्पण का प्रकार कौन सा है। अब देखना आप, यहाँ पे अपन ने देखा है कि फोकस दूरी माइनस में कब होती है, माइनस में कब होती है कि जब अवतल दर्पण होगा। जब अवतल दर्पण होता है तो प्रकाश किरणें टकराती है, टकराने के बाद वापस आ जाती है। तो यहाँ पे दर्पण के बाईं ओर जो है प्रतिबिंब बनता है और बाईं ओर की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण के अंदर जो है प्रतिबिंब किधर बनता है, बाईं तरफ बनता है। फोकस दूरी किधर होती है, बाईं तरफ होती है, इस वजह से माइनस में आती है। ठीक है, तो दर्पण का प्रकार तो कौन सा हो गया, अवतल हो गया। अब लेंस के प्रकार की बात करते हैं। देखिए इधर लेंस की बात करते हैं तो लेंस के अंदर जब उत्तल लेंस में जाती है किरण तो किधर चली जाती है, इधर चली जाती है। अब लेंस के दाईं तरफ तो फोकस दूरी किस में आती है, प्लस में आती है। जबकि अपन अवतल लेंस की बात करते हैं, किसकी, अवतल लेंस की, तो प्रकाश किरणें क्या होती है, यहां से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। प्रकाश किरणें क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और इन किरणों को जब पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो ये क्या होती है, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसके अंदर जो है फोकस दूरी किसके अंदर आएगी, माइनस के अंदर आएगी। तो अपना जो आंसर बनने वाला है, ये पूछ रहा है कि बताइए दर्पण तथा लेंस किस प्रकार का है। तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे, अवतल प्रकार के। ठीक है, दोनों ही कैसे हो जाएंगे, अवतल प्रकार के। बोलो बात समझ में आ रही है? इतनी समझ में आ गई हो तो लाइक जो है कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने जो साथी है उनके साथ शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। इधर इसको हटाते, तो इसका आंसर हमको मिल ही गया, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अवतल। अवतल, दोनों अवतल। बात समझ में आ गई? दोनों कैसे हैं अपने पास, अवतल प्रकार के। आगे, दर्पण से चाहे आप कितनी ही दूरी पर हो, ध्यान से सुनना, कितना मजेदार प्रश्न है कि दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, प्रतिबिंब सदैव सीधा ही दिखेगा। प्रतिबिंब कैसे दिखेगा, सदैव सीधा ही दिखेगा। आपसे पूछा जाता है कि बताइए दर्पण कौन सा होगा। बात समझ में आ गई है? अब आपने यदि दर्पण पढ़ा है, ठीक है, आपने यदि दर्पण पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सीधा प्रतिबिंब किस किस स्थिति के अंदर बनता है। कौन कौन से ऐसे दर्पण होते हैं जब सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल दर्पण की बात करते हैं अपन, अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे। ठीक है, वास्तविक और उल्टे। लेकिन जो उत्तल जो अपना दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, और इसके अलावा जो समतल दर्पण होता है, इन दोनों के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, अपना आंसर दे रखा है अपन को। यहाँ पे क्या पूछा गया है, या तो समतल या उत्तल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समतल या उत्तल, दोनों में से कोई सा भी दर्पण हो सकता है। बात समझ में आ गई है? दोनों में से कोई सा भी दर्पण हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत। चले आगे बोला जाता है कि दो चालक तार, ध्यान से सुनना, दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई और व्यास
ठीक है, पदार्थ, लंबाई और व्यास। दो अपने पास तार है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, दोनों पदार्थ सेम जो है मेटल के बने हुए हैं, दोनों तार सेम मेटल के बने हुए हैं, उनकी लंबाई भी सेम है, उनका व्यास भी सेम है। आगे बोलता है किसी विद्युत परिपथ में पहले तो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और बाद में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, तो उनसे जो ऊष्मा निकलेगी उसका अनुपात क्या होगा। देखिए इधर यहाँ पे कि आपसे बोला गया है दो चालक तार है, तो जब श्रेणी क्रम में किसी चालक तार को अपन जोड़ते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 लगाते हैं, और जबकि समांतर क्रम में अपन जोड़ते हैं तो क्या लगाते हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यही फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए इधर दो चालक तार है, इनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो पहले अपन इसको जोड़ सकते हैं कि मान लो एक चालक तार जो है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है, तो ये टोटल कितना ओम हो गया, 4 ओम हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही इस चालक तार का प्रतिरोध भी अपन 2 मानते हैं, इसका भी 2 मानते हैं, तो ऐसे लेते हैं 2 आता है, 1 प्लस 1 बराबर 2/2, यहाँ पे 1 आ गया, तो अपने पास जो आंसर निकल के आया है वो क्या आ गया, 4/1 ओम, 4:1। अनुपात कितना आ गया इसके अंदर, तो ऊष्मा का अनुपात कितना होगा, 4:1 ओम होगा। बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक है। अभी आपको इतने क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे, अभी अपन आगे और क्वेश्चन देखेंगे, आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पे जो है इस क्वेश्चन दिख जाएंगे। इसके आगे क्वेश्चन अपन ने अभी तक 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके आगे अपन और बढ़ते हैं आगे। देखिए इधर, तो देखिए इधर आपको जो है आगे के क्वेश्चन आपको दिख गए होंगे। अभी अपन ने 7 क्वेश्चन देख लिए थे, अब 8वां जो क्वेश्चन अपने पास आता है वो आता है कि 1 माइक्रो ओम का मान होता है। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, 1 माइक्रो ओम का मान होता है, तो इसको जो है आपने पढ़ा होगा बिल्कुल जरूर कि 1 माइक्रो ओम के अंदर कितने होते हैं, 10⁻⁻6 ओम होते हैं। कितने होते हैं, 10⁻⁻6 ओम होते हैं। बात समझ में आ गई। यदि आप ऐसे समझ में नहीं आए तो इसके ऑप्शन भी दिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये कौन से प्रश्न है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। आंसर क्या दिया हुआ है, 10⁻⁻6 ओम। 1 माइक्रो ओम के अंदर कितने होते हैं, 10⁻⁻6 ओम होते हैं, ठीक है। आगे बोला जाता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति, क्या बोला गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति, तो ऐसी कौन सी युक्ति होती है या ऐसा कौन सा उपकरण होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट शब्द पे जोर दे रहा हूं मैं। जनरेट मतलब जनरेटर, जनरेटर मतलब जनित्र, विद्युत धारा जनित्र कौन करता है, विद्युत धारा उत्पन्न, तो अपन को पता है कि विद्युत धारा जनित्र उत्पन्न करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जनित्र। बात समझ में आ रहा है। जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। देखे ना अपन ने शादी के अंदर वो पीछे बाजा बजता है, उसमें पीछे वो जनरेटर लेके जाते हैं, उसी से तो लाइटें जलती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या हो जाती है, जनित्र हो जाती है, ठीक है, विद्युत धारा जनित्र बोलते हैं। आगे बोला गया है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, लोह चूर्ण मतलब Fe, ठीक है, Fe। आगे बोलता है पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब होता है HCl। HCl कैसा है, तनु है, ठीक है। आगे बोला जाता है डालने से क्या होता है कि Fe की क्रिया जब HCl के साथ करवाई जाएगी तो आपसे बोला जाता है कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या बोला गया है कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये आपको आता है तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए फटाफट सी, वरना मैं तो यहाँ पे आंसर बताने वाला हूं जल्दी। हाँ देखिए इधर Fe की क्रिया जब अपन क्या करवाते हैं, HCl के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है अपने पास, FeCl2 बनता है। क्या बनता है, FeCl2। साथ में कौन सी गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसको संतुलित कर देते हैं अपन 2HCl के द्वारा। बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो अपने पास जो है ये पूछा गया है डालने से क्या बनता है, तो अपन लिख देंगे कि सर FeCl2 बनता है और साथ में H2 गैस निकलती है। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है कोई दिक्कत। चले आगे। अब देखिए आगे बोला जाता है कि कौन सा तत्व, क्या बोला गया है आपसे कि कौन सा तत्व तनु HCl के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ध्यान से सुनना, तनु HCl के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। अब यहाँ पे जो है आपको बहुविकल्पी प्रश्न के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से तत्व दिए हुए हैं। देखिए मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है क्लोरीन, Cl। क्या Cl की क्रिया जब अपन यहाँ पे देखें इधर Cl की क्रिया अपन जब इसके साथ करवाएंगे तनु HCl के साथ, तो क्या हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या बताओ, नहीं मिलेगी। क्या होगा, नहीं मिलेगी। आगे बोला जाता है क्लोरीन हो गया, इसके बाद बोला जाता है तांबा, ठीक है, तांबा कॉपर से भी नहीं मिलती है। जिंक देखो इधर अपन ने पढ़ा हुआ है कि जब
जिंक को अपन किस में डाले, तनु HCl के अंदर डाले। ये प्रयोग भी किया था अपन ने परख नली के अंदर, कुछ जिंक के टुकड़े डाले थे और उसमें तनु HCl डाला था। तो डालने के साथ क्या हो रहा था, वहां पे एक बुदबुदाहट हो रही थी, ठीक है, एक बुदबुदाहट के साथ बुलबुलों के रूप में गैस निकल गई थी। और उसी को जब अपन साबुन के पानी में लेके जाते तो साबुन के पानी में बुलबुले उठने लग गए थे, है ना। तो जिंक की क्रिया जब HCl के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, ZnCl2 प्लस H2 गैस यहाँ पे निकल जाती है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा अपना, Zn। क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, Zn आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं, बिल्कुल इजी इजी, ये इतना इजी सवाल। देखिए ना, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। ये तो जो है सवाल मेरे को ऐसा लगता है कि पहचानने वाला ही नहीं है, क्योंकि यदि आवर्त सारणी आपको ध्यान है तो आप बता सकते हैं कि कौन से तत्व धात्विक होते हैं, कौन से अधात्विक होते हैं, कौन से उपधातु होते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी देखते पता लग जाता है यहाँ पे। अब ऐसे याद नहीं रहता तो आप ऐसे देख ले करो कि आवर्त सारणी में जो बाएं वाले तत्व होते हैं वो सब होते हैं धातु, बीच वाले जो पिंक कलर के अंदर वो आते हैं वो उपधातु होते हैं, और साइड में जो आते हैं दाईं तरफ वो कैसे होते हैं, अधातु होते हैं। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताओ कौन सा तत्व धात्विक है। तो अपन ने एक ट्रिक देखी थी, हेलिना की रब से फरियाद देखी थी, हेलिना की रब से फरियाद। तो अपन देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, यहाँ पे लिथियम पहले नंबर पे दिख गया अपन को, यहाँ पे अपन को लिथियम दिख रहा है कि ये रहा, मिल गया लिथियम। तो अपन बोल सकते हैं कि सर धात्विक तत्व जब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और लिथियम धात्विक है तो इसमें ना तो 2 ऑप्शन देने की जरूरत है, तो हमको सीधा सीधा मिल गया कि लिथियम ही क्या है, धात्विक तत्व है। बात समझ में आ गया, लिथियम ही कैसा है, धात्विक तत्व है। देखिए इधर आज अपन ने छोटे छोटे 10 क्वेश्चन किए हैं, इसके बाद इसी मॉडल पेपर को अपन आगे बढ़ाएंगे। इसके जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है और जो अति लघुत्तरात्मक वाले प्रश्न है उनका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो वीडियो को जो है लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो अभी तक नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू। ऐसा ही मॉडल पेपर आपको रोज मिलता रहेगा, ठीक है।